Hello students, welcome to another episode of current affairs related to political science as an optional for UPSC and state pieces examination. Students, जैसा आपको पता है कि मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कशन में लेता हूं। इस इनिशिएटिव को शुरू करने से के पीछे जो लॉजिक बेसिकली रहा वो ये रहा कि पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल है, जो कैंडिडेट पीएसआईआर ऑप्शन लेते हैं यूपीएससी में और स्टेट सर्विसेज में, उनको पॉलिटिकल साइंस को प्रिपेयर करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता था कि वो करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें। जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, जो एक डायनामिक सब्जेक्ट है जहां ट्रेडिशनल और करंट अफेयर्स दोनों मिला करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आपको अपने आंसर को भी करंट ओरिएंटेड लिखना पड़ता है, तभी आप मेंस में नंबर फेच कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, अलग अलग सोर्सेज से वो करंट तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड करंट को वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की कि मैं ऐसा इनिशिएटिव लूं, और मैंने ये इनिशिएटिव लिया जिससे कि स्टूडेंट्स को एक एज मिल सके, उनकी हेल्प हो सके कि वो अपने पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर को बहुत अच्छे तरह से तैयार कर सके। और बहुत हद तक हम लोग इस इनिशिएटिव में सक्सेसफुल भी हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको पसंद किया है, अप्रिशिएट किया है। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में कुछ करंट टॉपिक्स को डिस्कशन में लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं पहले कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे डिस्कशन में। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर से हमारे इंस्टीट्यूट में जीएस का बैच शुरू हो चुका है। प्री कम मेंस का, प्रीलिम्स कम मेंस का जो भी बैच चलता है जीएस का, वो हमारे यहाँ प्री कम मेंस का चलता है। स्पेशली यूपीएससी पैरामीटर पर इसको शुरू किया जाता है, और यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, उसको माइंड सेट या उसको माइंड में रखते हुए इस बैच को शुरू किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है, कोई भी कैंडिडेट, तो वो इंस्टीट्यूट विजिट कर सकता है या इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी गेन कर सकता है। एक चीज और बताना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऑप्शनल पेपर्स बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी। अगर कोई कैंडिडेट है जो इन ऑप्शनल्स का डेमो क्लास लेना चाहता है, वो इंस्टीट्यूट विजिट कर सकता है। फ्री डेमोज आर अवेलेबल। दूसरा, अगर आप डिलेमा में हैं, अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा ऑप्शनल में हम लें और आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर फैकल्टी से मिल सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं, और जल्द से जल्द आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस बार। ये 3 टॉपिक इस बार पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड डिस्कशन में हम उठाएंगे। द वन एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ठीक, आज हम लोग ये समझेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या होता है और ये क्यों चर्चा में था, क्यों न्यूज में था। ये आपके पॉलिटी से रिलेटेड है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस में जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है, वहां से ये रिलेटेड है। दूसरा, हम लोग देखेंगे कि अभी प्रधानमंत्री साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने स्टेट से रिक्वेस्ट की है, एक अर्ज किया है कि वो 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। तो हम देखेंगे, समझेंगे कि ये 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म क्या है पुलिस के लिए। और तीसरा, कि जैसा कि आपको पता है कि गुजरात में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और गुजरात सरकार ने अनाउंस किया है कि वो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेगी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, तो वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम लोग उठाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, और डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का जो टॉपिक है वो भी डिस्कशन में क्यों आया। तो एक पहले हम लोग ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब होता है प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत पर का मतलब होता है कि आप कोई पद जो है वो किसी की इच्छा तक ग्रहण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कहा कि आप इस क्लास में मेरी इच्छा तक बैठ सकते हैं, दैट मीन्स कि जब तक मैं चाहूंगा तभी तक आप इस क्लास में होंगे, और जब मेरा मन नहीं करेगा तो मैं आपको इस क्लास से बाहर निकाल सकता हूं। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यूज हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू द गवर्नर ऑफ इंडिया। भारत में कई ऐसे पद हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ग्रहण किए जाते हैं, तो कई ऐसे पद हैं जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर ग्रहण किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर के लिए कहा जाता है दैट द गवर्नर होल्ड्स हिज पोस्ट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
इसी तरीके से स्टेट में भी बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां कहा जाता है दैट ऑल द मिनिस्टर्स होल्ड देयर पोस्ट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो ये प्लेजर का मतलब क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेजर जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया है और ये चर्चा में क्यों आया, पहले हम लोग समझते हैं चर्चा में क्यों आया। देखिए अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि केरल के गवर्नर और केरल के मुख्यमंत्री के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टसल सा मचा हुआ है। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई सबसे मोस्ट डिस्प्यूटेड कोई अगर पद रहा है सिंस इंडिपेंडेंस या आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो गवर्नर्स का रहा है कि किस तरीके से गवर्नर राज्य में रूल करते हैं, किस तरीके से गवर्नर राज्य को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और उनका मुख्यमंत्री के साथ क्या रिलेशन रहता है, वो किस तरीके से केंद्र के एक एजेंट के रूप में राज्य में काम करते हैं। ये सारे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर के गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच अक्सर विवाद रहता है। और आप अक्सर राज्यों में सुनेंगे, वेस्ट बंगाल में गवर्नर और सीएम के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, कभी तो कभी महाराष्ट्र में हो जाएगा, तो कभी किसी राज्य में हो रहा है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण देखिए ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को जो बनाया गया है वो राज्य में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में बनाया गया, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमने इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, मतलब सेंटर में भी है, और ये हमारे यहाँ स्टेट में भी है। इसका साफ मतलब हो गया कि जब हम देश के लिए बात करेंगे, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो वी विल हैव टू हेड्स। एक हेड होगा हेड ऑफ द स्टेट और एक होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे जब हम राज्य में आएंगे तो यहां पे भी हम कहेंगे एक होगा हेड ऑफ द स्टेट और एक होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री से है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? हमारे क्या प्रेसिडेंट होंगे। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। ऐसे जब आप स्टेट में आते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? गवर्नर। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? सीएम। और कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को और गवर्नर को एक कस्टोडियन के रूप में बनाया है। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया एंड गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट। लेकिन जो रियल पावर है वो देश के कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर के पास है। एंड एज फार एज स्टेट इज कंसर्न, ऑल द रियल पावर्स आर विद द सीएम। तो अक्सर ये अधिकारों को लेकर के, ड्यूटीज को लेकर के, पावर्स राइट्स को लेकर के गवर्नर और सीएम के बीच में टसल हो जाती है। अक्सर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में सीएम और गवर्नर के बीच में कुछ कोल्ड वॉर होते हुए नजर आएगी। कोई उनको कुछ कहेगा तो वो उनको कुछ कहेंगे, ये अक्सर होता रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब संविधान लिखा तो हमारे क्या गवर्नर को एक सेरेमोनियल हेड बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस चल रही थी तो अंबेडकर साहब ने गवर्नर के पद पर बोलते हुए बोला उन्होंने कि देयर इज नो सच फंक्शन दैट गवर्नर विल इंप्लीमेंट ऑन हिज ओन विजडम। मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो राज्यपाल जो है वो अपने विवेक से इंप्लीमेंट करेंगे, बट देयर आर सर्टेन ड्यूटीज दैट गवर्नर हैज टू इंप्लीमेंट। फंक्शन तो नहीं है गवर्नर का कोई भी, लेकिन कर्तव्य है, ड्यूटीज है। और गवर्नर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में बना दिया गया, जहां पर राज्य में केंद्र की तरह एक मंत्री परिषद बनाई गई और मंत्री परिषद से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कहा गया दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट हेडेड बाय द सीएम ऑफ द स्टेट विल एड एंड एडवाइज द गवर्नर। ये जो मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, ये राज्यपाल को परामर्श देगा और राज्यपाल इसकी परामर्श से कार्य करेंगे। ऐसे केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबंध होता है, वहां पर रिलेशन होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिशनरी पावर्स को लेकर के भी गवर्नर को अधिकार दिया गया है कि गवर्नर जो है वो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर रखेंगे। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है विवेकाधिकार रखेंगे, अपने विवेक का, अपने विजडम का यूज कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर का जो विवेकाधिकार है वो बहुत लिमिटेड है। और विवेकाधिकार का ये मतलब नहीं है कि गवर्नर
जैसा चाहेगा वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर सकता है या उसको डिस्क्राइब कर सकता है। उसका विवेकाधिकार जो है वो भी मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर है। अब इसीलिए अक्सर गवर्नर और सीएम के बीच में डिस्प्यूट होता है, जिसका अभी हाल ही में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और ताजा ताजा एग्जाम्पल केरल का है। तो केरल में क्या हुआ? अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, केरल में क्या हुआ ऐसा कि क्यों दोनों के बीच में विवाद हुआ? तो जैसा कि आपको पता है कि जो इस यूनिवर्सिटीज होती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसका एक चांसलर होता है, और राज्य यूनिवर्सिटीज का चांसलर कौन होता है? गवर्नर होते हैं। और यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर भी होते हैं जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो गवर्नर होते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार है चांसलर्स को नियुक्त करने का, तो गवर्नर का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होने लग जाता है एग्जीक्यूटिव मैटर्स में। तो केरल के जो गवर्नमेंट है केरल में, उसने केरल विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कराया जिसमें गवर्नर को यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के अधिकार से बाहर रखा गया कि अब ये सारे अधिकार मुख्यमंत्री के पास होंगे। और ये जो बिल है वो केरल की विधानसभा ने पास किया। अब जैसा कि आपको पता है कि इफ एनी बिल इज पास्ड फ्रॉम विधानसभा और विधानमंडल, इफ इट हैज विधान परिषद ऑल्सो, तो वहां से पास होकर गवर्नर के ही पास तो जाएगा ना, क्योंकि जब तक गवर्नर किसी बिल को साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनेगा। तो गवर्नर के सामने जब ये बिल गया तो गवर्नर ने इस बिल को साइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आप गवर्नर के इस अधिकार को छीन रहे हैं, और गवर्नर को यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनाया जाता है, गवर्नर ही यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। तो ये विवाद का एक इशू होने लग गया। तो अभी रिसेंटली हुआ ये कि केरल के गवर्नर जो है वो आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनका और केरल के मुख्यमंत्री का कई विषयों पर हमें डिफरेंसेस देखने को मिले ओवर मल्टीपल इश्यूज, जिसमें सबसे ताजा जो इशू आया वो यही आया कि जो वाइस चांसलर्स हैं केरल यूनिवर्सिटीज में, उनका उन्होंने रेजिग्नेशन मांग लिया। तो 13 वाइस चांसलर्स का उन्होंने रेजिग्नेशन मांग लिया। क्यों रेजिग्नेशन मांगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के अपॉइंट करने के मैटर पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। अब नल एंड वॉइड क्यों डिक्लेयर किया था? तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें देखिए लिखा भी है दैट लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हैज अराइजन आफ्टर ही सॉट द रेजिग्नेशन ऑफ सेवरल वाइस चांसलर्स following a Supreme Court judgment setting aside the appointment of vice chancellor of a technical university। तो सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट था उसको साइडलाइन पे कर दिया और कहा कि ये जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए नहीं हुआ। ठीक, ये टोटल पूरा इशू था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक बार इसको समझते। तो इन अ केस चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर एमएस राजश्री एज वाइस चांसलर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हर अपॉइंटमेंट वाज कॉन्ट्ररी टू द रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसके जो पैरामीटर्स के जो प्रिंसिपल्स है, इसको फॉलो नहीं किया गया है डॉक्टर एमएस राजश्री के वाइस चांसलर के रूप में अपॉइंटमेंट को लेकर के। अब इसी को आधार बनाते हुए जो केरल के गवर्नर हैं उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज के 13 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का रेजिग्नेशन मांग लिया। उन्होंने कहा आपको रिजाइन करना पड़ेगा। अब जब ये रेजिग्नेशन मांगा गया तो राज्य सरकार ने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया कि राज्यपाल जो है वो अपने अधिकारों का मिसयूज कर रहे हैं और राज्य सरकार के काम में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। मैटर इतना गर्मा गया, मैटर इतना जो है हॉट कन्वर्सेशन में बदल गया कि केरल स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं KN बालगोपाल, उन्होंने गवर्नर के ऊपर एक स्टेटमेंट इशू कर दिया और गवर्नर ऑफ केरला को यह लगा कि उनका ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं गवर्नर की डिग्निटी को हर्ट करता है और गवर्नर की पोजीशनिंग को वो कम करता है। बस इसी आधार पर गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया केरल के कि वो फाइनेंस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ले, क्योंकि गवर्नर इज विड्रॉइंग द प्लेजर ऑफ हिम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
क्योंकि आपको पता है कि गवर्नर के ही थ्रू सीएम का अपॉइंटमेंट होता है और सीएम गवर्नर को एडवाइस देता है ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। तो गवर्नर अपने मन से सीएम को अपॉइंट नहीं करते और ना ही गवर्नर अपने मन से मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो जब सीएम ओथ लेगा, जब मुख्यमंत्री शपथ लेता है, तो वो मंत्रियों को भी नियुक्त कराता है गवर्नर से। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दैट द ministers shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister and the minister shall hold the office during the pleasure of the governor। तो अब प्लेजर ऑफ द गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो गवर्नर साहब ने कहा कि मैं अपना प्लेजर समाप्त करता हूं, विड्रॉ करता हूं, और आप इन्हें तत्काल प्रभाव से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हटाइए क्योंकि मेरा मन नहीं। अब क्वेश्चन मार्क यही लग गया कि क्या गवर्नर ऐसा कर सकता है? क्या गवर्नर किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है इस तरीके से? क्या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो टर्म यूज हुआ है, वो प्लेजर क्या गवर्नर का है या वो प्लेजर वाकई में किसी और का है? अब यही जो सस्पेंस है, इसी को अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझते हैं ये प्लेजर का जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, ये डिराइव कहां से हुआ और क्या गवर्नर इसको यूज कर सकते हैं। सो द प्लेजर डॉक्ट्रिन इज अ कॉन्सेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ। ये इंग्लिश कॉमन लॉ, ब्रिटिश कॉमन लॉ से जो है इसको लिया गया है, अंडर विच द क्राउन कैन डिस्पेंस विद द सर्विस ऑफ एनीवन इन इट्स एम्प्लॉय एट एनी टाइम। जहां पर जो क्राउन हुआ करती थी वो किसी भी एम्प्लॉय को बर्खास्त कर सकती थी, नौकरी से निकाल सकती थी, क्योंकि वो उसका प्लेजर हुआ करता था। और क्योंकि आपको पता है कि हम जो है कॉलोनी रहे हैं ब्रिटिशर्स की, तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत हद तक आपको ब्रिटिश जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहे हैं उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। बहुत कुछ हमने ब्रिटिश लॉ से लिया है, तो वो उस इन्फ्लुएंस के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उससे इन्फ्लुएंस है। तो बहुत हद तक बहुत सारी चीजें ब्रिटिश कॉमन लॉ से भारत में पाई जाती है। Now in India, as per the Constitution, Article 310 अगर आप देखेंगे तो कहता है that every person in the defense and civil services of the union holds office during the pleasure of the president। 310 अनुच्छेद कहता है कि जो डिफेंस के और सिविल सर्विसेज हैं जो यूनियन के, वो अपना पद होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड एवरी मेंबर इन द सिविल सर्विसेज इन द स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। और जो राज्य के अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट है, वो अपना पद होल्ड करते हैं गवर्नर के प्लेजर पर। हाउएवर आर्टिकल 311, जो आर्टिकल 311 है, वो ये भी कहता है इंपोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिमूवल ऑफ अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के रिमूवल पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। इट प्रोवाइड्स फॉर सिविल सर्वेंट बीइंग गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर अ हियरिंग ऑन अ चार्जेस अगेंस्ट देम। वो सिविल सर्वेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि उन्हें भी सुना जाए। सिविल सर्वेंट्स आल्सो हैव राइट टू बी हर्ड। तो एक तरफा कार्रवाई नहीं होती। राष्ट्रपति और राज्यपाल का प्लेजर जरूर है, लेकिन सिविल सर्वेंट्स को भी राइट है कि उनको भी सुना जाए, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती। तो एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया गया है इन प्रैक्टिकल टर्म। लेकिन वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जरूर है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बट इसका रियल सेंस क्या है, इसका इनहेरेंट मीनिंग क्या है? So the real meaning is, in practical term, the pleasure of the president referred here is that of the union government. Now very important point to be noted. Pleasure of the president जो है वो actually में union government का pleasure है, क्योंकि constitution कहता है that the president shall work on the aid and advice of the union government, on the aid and advice of council of ministers। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये एक्चुअली में प्लेजर है, नॉट ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड इन द सेम सेंस एट द स्टेट लेवल ऑल्सो, कि जो गवर्नर का प्लेजर है वो वाकई में गवर्नर का प्लेजर नहीं है। वो वाकई में प्लेजर किसका है? तो वाकई में प्लेजर स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का है, राज्यपाल का प्लेजर नहीं है। क्लियर यहां तक? तो क्या गवर्नर ने, केरल के गवर्नर ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया? क्या केरल के गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया? वो तो इतने इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, तो बहुत बड़े संविधान के ज्ञाता हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो क्या उनको नहीं मालूम कि जो उन्होंने लेटर लिखा है वो
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्होंने अपने राइट्स का मिसयूज किया। और इस लेटर के बाद केरल के जो सीएम साहब है उन्होंने भी ये जो है रिमार्क बेल भेजा कि जो है रिमार्क उन्होंने बोला कि केरल के जो गवर्नर हैं वो डिक्टोरल लॉज नहीं बना सकते और एक डिक्टेटर की तरह वो रूल नहीं कर सकते। तो क्या इश्यूज हैं ये सारी चीजें, अब आगे और समझते हैं इसको। नाउ अंडर आर्टिकल 164 द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर and the other ministers are appointed by the governor on the CM advice. Now आर्टिकल 164 क्या कह रहा कि जो मुख्यमंत्री है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेंगे। और जितने भी मंत्रीज होते हैं उनको अपॉइंट गवर्नर करता जरूर है, बट ऑन हिज डिस्क्रिप्शन, बट नॉट ऑन हिज विजडम, दैट इज ऑन द सीएम्स एडवाइस। तो मुख्यमंत्री सलाह देता है और उसकी परामर्श पर, उसकी सलाह पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। It adds that the minister holds office during the pleasure of the governor. जो मंत्री हैं वो अपना पद गवर्नर की इच्छा पे ग्रहण करते हैं। Now, in a constitutional scheme in which they are appointed solely on the CM advice, the pleasure referred to is also taken to mean the right of the CM to dismiss a minister. क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां पर जो रियल पावर है, चाहे वो सेंटर है या स्टेट, सेंटर में पीएम के पास है और राज्य में सीएम के पास है। इसीलिए जो प्लेजर है ऑफ द गवर्नर, यहां पर एक्चुअली में प्लेजर मुख्यमंत्री का है, क्योंकि मुख्यमंत्री की ही सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर रहा, तो डिसमिस करने का भी राइट किसको होगा, मुख्यमंत्री को होगा। गवर्नर जो है वो किसी भी मंत्री को अपने विवेक से डिसमिस नहीं कर सकते। क्लियर यहां तक? एंड नॉट of the governor. Okay, so chief minister to dismiss a minister and not that of a governor. In short, the governor of Indian state cannot remove a minister on his own. अपने विवेक से, अपनी इच्छा से गवर्नर किसी भी राज्य के मंत्री को हटा नहीं सकते। क्लियर यहां तक? Now the judgment of the Supreme Court and what was the governor's reaction. मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही देखते हुए केरल के गवर्नर ने 13 वाइस चांसलर से रेजिग्नेशन मांगा था। तो एक्चुअली में जब ये इशू क्रिएट हो रहा था और केरल के गवर्नर ने वाइस चांसलर से रेजिग्नेशन मांगा, तो वाइस चांसलर्स ने इस मैटर को केरल हाई कोर्ट में चैलेंज किया। केरल हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि गवर्नर ऐसे किसी भी वाइस चांसलर से रेजिग्नेशन नहीं मांग सकते, क्योंकि वाइस चांसलर्स ने कोई क्राइम तो किया नहीं है, कोई उन्होंने गलती तो की नहीं है, तो गवर्नर को एक शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो केरल के गवर्नर ने शो कॉज नोटिस इशू किया टू द वाइस चांसलर्स टू एक्सप्लेन हाउ देयर अपॉइंटमेंट वर नॉट इलीगल। लेटर सच नोटिस वर सेंट टू 2 more वाइस चांसलर। तो एक्चुअली में पहले जो है ये जो इशू था टोटल, ये 9 वाइस चांसलर्स के अगेंस्ट आया था और बाद में ये जो है वो 13 वाइस चांसलर्स के अगेंस्ट हो गया था। 13 वाइस चांसलर्स का रेजिग्नेशन मांगा गया था। नाउ रिस्पॉन्डिंग टू दिस गवर्नर्स एक्ट, वहां के जो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, केरल की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने अपने जो है पर्सनल एरियाज से केरल के गवर्नर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और कई ऐसे स्टेटमेंट्स भी उन्होंने जारी किए जहां पर केरल के गवर्नर को लगा कि उनकी जो डिग्निटी है, उनके ऑफिस की जो डिग्निटी है वो कम की गई है, उसको डिसरिस्पेक्ट शो किया गया है। उसी मैंने आपको बताया वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बोला। इसी चीज को देखते हुए केरल के गवर्नर ने वहां के सीएम से उनको तत्काल हटाने का जो है वो एक लेटर लिख डाला कि अब गवर्नर का प्लेजर नहीं है कि वो राज्य के वित्त मंत्री बने रहे। ओके, और वो एक्चुअली में उन्होंने कहा क्या था, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे केरल के मिस्टर बालगोपाल, उन्होंने एक्चुअली में बोल दिया कि दैट समवन हु हैड सीन ओनली यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश कुड नॉट अंडरस्टैंड द सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज इन केरला। तो उन्होंने ये बोला कि जो उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज को ही देखता रहा है, उसी को समझा है, उसी को जाना है, वो केरल के यूनिवर्सिटीज के सिस्टम को नहीं समझ पाएगा। इसी स्टेटमेंट को गवर्नर साहब ने
अपनी डिग्निटी अपने अपने ऊपर डिसरिस्पेक्ट के फॉर्म में लिया कि उनकी डिग्निटी हर्ट हुई है, उनके ऑफिस की डिग्निटी हर्ट हुई है, और इसने कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी को अंडरमाइन किया है, इसने कहीं ना कहीं रीजनलिज्म को बढ़ावा दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश और केरला की बात होने लग गई, और ये एक तरह से सिडिशियस है। और इसी पैरामीटर्स पर, इसी पॉइंट्स पर उन्होंने मुख्यमंत्री से, गवर्नर साहब ने केरल के मुख्यमंत्री से वहां के फाइनेंस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग लिया। तो ये केरल के गवर्नर और सीएम के बीच का इशू था। अब यहां पर ये मैटर उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में क्या कहता है, गवर्नर और मुख्यमंत्री का संबंध कैसा होना चाहिए। तो देखिए, संविधान इस पर एकदम क्लियर कट बात करता है कि जो गवर्नर है वो राज्य का एक तरह से कस्टोडियन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नॉमिनल हेड है, सेरेमोनियल पद है। और एक गुड गवर्नर वो होता है who has a broken leg and is at home। ऐसा बोला जाता है कि एक अच्छा राज्यपाल वो है जिसकी टांग टूटी है, जिसका पैर टूटा है, वो घर पे बैठा है, जो कभी कभी अपने ऑफिस से निकलता है, थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री को डांट देता है, थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री को सलाह दे देता है, कभी कभी मंत्रियों को डांट देता है, कभी कभी सरकार की पॉलिसीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क लगा देता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारे देश में, वहां पर रियल पावर तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को हेड सीएम साहब करते। तो राज्य के लिए फैसले लेना, राज्य के लिए काम करना, ये गवर्नर का काम नहीं है, ये सीएम का काम है। और गवर्नर को राज्य के इंटरफेरेंस में, राज्य सरकार के काम में इंटरफेयर करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टेट का एक हाईएस्ट सेरेमोनियल पद है, उसको अपने पद के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इस बात को कह चुके हैं कि जो गवर्नर है वो कोई सर्विस नहीं है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, जहां गवर्नर जो है वो केंद्र को खुश करने के लिए काम करेगा, जहां गवर्नर केंद्र की बटरिंग करेगा, जहां गवर्नर केंद्र के एक एजेंट के रूप में काम करेगा। बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे इंप्लीमेंट किया गया है, और आप देखेंगे कि हर राज्य में कहीं ना कहीं, ये केरला कोई नया राज्य नहीं है, हर राज्य में कहीं ना कहीं ऐसा आता ही रहता है। और ये इशू तब ज्यादा क्रिएट हो जाता है जब स्टेट में सेंटर गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसके अगेंस्ट की कोई गवर्नमेंट हो। अगर केंद्र में कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो ये ज्यादा विवाद देखा जाता है, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट क्लैश कर जाता है, टॉपिक्स क्लैश कर जाते हैं, इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करने लग जाते हैं। और जो कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजमेंट्स में ये बोल चुका है, उसने एकदम क्लियर कट कह दिया है कि गवर्नर का क्या काम है और राज्य के मुख्यमंत्रियों का क्या काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीटी केस में सुप्रीम कोर्ट का, आपका शमशेर सिंह केस में आपका, और नंबर ऑफ केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कट बोल दिया कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में द रियल पावर्स विल बी द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट हेडेड बाय द सीएम। और गवर्नर्स को अपने राइट्स को, अपने ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने में एक बार देखना चाहिए कि वो राज्य के काम में इंटरफेयर ना करें। जो राज्य का काम है, मुख्यमंत्री का काम है, उसी को करने दिया जाए। हाँ, अगर गवर्नमेंट कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही, तब आप बिल्कुल ये सारी चीजें, या आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट गवर्नर्स के कई ऐसे एक्शंस रहते हैं जहां पर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हंग पार्लियामेंट में अगर हंग विधानसभा बन गई है राज्य में, तो गवर्नर का क्या रोल रहेगा, गवर्नर किसको पहले इनवाइट करेंगे। आर्टिकल 356 का जो इंप्लीमेंटेशन होता है गवर्नर्स रूल लगाने का या प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का, वहां पर दिक्कत आती है, वहां पर राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में विवाद हो जाता है। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के बिल्डअप के लिए, देश के विकास के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि राज्य में गवर्नर और मुख्यमंत्री का जो रिलेशन है वो बहुत कॉर्डियल रहे, और दोनों को संविधान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना चाहिए, और दोनों को अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पब्लिक के वेलफेयर के लिए ये पोस्ट क्रिएट किया है कि जनता का, अल्टीमेटली राज्य सरकार का और गवर्नर का काम ही है कि वो अपने राज्य की पब्लिक का वेलफेयर करे, अपने राज्य की जनता की भलाई करे।
जिससे राज्य का विकास हो। राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसलिए दोनों को ऐसे विवादों से बचना चाहिए, चाहे वो गवर्नर हो और चाहे वो सीएम हो। क्लियर? सो दिस वाज द इशू related to Kerala governor and CM. Now moving to the next topic, that topic is related to one nation one uniform. Now what is this one nation and one uniform? इसको हम लोग समझते हैं। अभी एक्चुअली में हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो फर्स्ट चिंतन शिविर हुआ था मुख्यमंत्री राज्य के सभी गृह मंत्रियों का और टॉप पुलिस ऑफिसर्स का, वहां पे नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री साहब स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने एक आइडिया वहां पर प्रोपोगेट किया, एक आइडिया उन्होंने वहां पर प्रेजेंट किया, एंड दैट इज टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन यूनिफॉर्म। जैसे आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जहां वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स, ये सब बहुत सारी चीजें आपको ये देखने को मिली हो। उसी लाइन में, उसी सीक्वेंस में पीएम साहब ने राज्य सरकारों से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने राज्य में वन नेशन वन यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम के लिए इंप्लीमेंट करें। और केंद्र सरकार का ये मानना है, प्रधानमंत्री साहब ने अपने स्पीच में बोला कि हम ये आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करने जा रहे हैं, हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपसे ये अर्ज कर रहे हैं दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस, जिससे कि पूरे भारत में पुलिस के बीच जो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होता है एज पर द यूनिफॉर्म इज कंसर्न, वो भी खत्म हो जाए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला, पीएम साहब ने बोला, इट इज जस्ट एन आइडिया, अब इंप्लीमेंट करना ना करना राज्य के ऊपर है, केंद्र राज्य के ऊपर इसको थोपने नहीं जा रहा, केंद्र राज्य को बाध्य नहीं करने जा रहा, और केंद्र ने राज्य से सिर्फ रिक्वेस्ट किया है। नाउ पीएम सेड दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू इंपोज इट ऑन यू, जस्ट गिव इट अ थॉट, इसके बारे में आप विचार करिए, इट मे हैपन, ये हो सकता है, एंड इट मे हैपन इन 5, 50 और 100 ईयर्स, 5, 50 या 100 सालों में इसको हो भी सकता है कि आने वाले दिनों में हम देखें कि पूरे भारतवर्ष में पुलिस की यूनिफॉर्म एक जैसी हो गई, एक कलर की हो गई, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, और वन नेशन वन यूनिफॉर्म पॉलिसी भारत में इंप्लीमेंट हो गई। नाउ द पीएम बिलीव्ड दैट द आइडेंटिटी ऑफ द पुलिस अक्रॉस द कंट्री शुड बी सेम, पूरे भारतवर्ष में पुलिस की जो आइडेंटिटी है वो सेम होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि हर राज्य में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको मिल जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द पुलिस वियर्स द खाकी यूनिफॉर्म। नाउ द पीएम सेड दैट जस्ट लाइक देयर इज अ पोस्ट बॉक्स दैट हैज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, पुलिस यूनिफॉर्म शुड बी आइडेंटिफाइबल यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंट्री। पीएम साहब ने कहा कि जैसे एक पोस्ट ऑफिस होता है जिसकी एक अलग पहचान होती है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, पुलिस यूनिफॉर्म जो है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में पुलिस यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। और ये एक ब्रॉडर अटेम्प्ट है टू इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ पॉलिसीज अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में एक जैसी यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई जा सके, उसके लिए ये एक पहल। और मैंने आपको बताया ना, इट्स अ लाइन, इट इज ऑन द लाइन ऑफ वन नेशन वन फर्टिलाइजर थीम, वन नेशन वन राशन कार्ड थीम, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारी चीजें आप सुन रहे होंगे, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन मार्केट, उन्हीं सब चीजों के लाइन पर ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आइडिया है कि हमें भारत में ऐसा करना चाहिए। Now there are certain examples based on this theme, one nation one this, one nation one that, जैसे one nation one राशन कार्ड, one nation one mobility card, one nation one grid, वैसे ही one nation one यूनिफॉर्म पॉलिसी। ना अब इस पर कानून क्या कहता है कि क्या राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं कि नहीं। अब देखिए, ये वन नेशन वन यूनिफॉर्म मैंने आपको बताया दैट दिस इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म ऑफ द पुलिस। नाउ पुलिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है। क्लियर? जहां केंद्र का कोई अधिकार नहीं है, ये राज्य का अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, पुलिस का मैटर है, तो यहाँ राज्य सरकार का अधिकार है कि राज्य अगर चाहे तो बिल्कुल ऐसा कर सकती है, और राज्यों ने किया भी है। आप देखेंगे कि हमारे देश में वैसे तो पुलिस जो है वो खाकी यूनिफॉर्म पहनती है, बट आपको दिखेगा दैट दे डू डिफर इन वेरिइंग डिग्रीज इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग राज्यों में कुछ हद तक आपको यूनिफॉर्म में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कोलकाता पुलिस जो है वो व्हाइट यूनिफॉर्म पहनती है, जो पुडुचेरी पुलिस है वहां जो कांस्टेबल्स होते हैं दे वियर अ ब्राइट रेड कैप
with their khaki uniform. जो दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस है they wear white and blue uniform. तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको स्टेट टू स्टेट मिल जाता है. इसी चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट किया दैट दे शुड फॉलो वन नेशन वन यूनिफॉर्म पॉलिसी. नाउ पुलिस यूनिफॉर्म के चेंजेस को लेकर के नंबर ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट्स किए गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फरवरी 2018 में महाराष्ट्र पुलिस ने ये डिसाइड किया था कि महाराष्ट्र पुलिस डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ डोप डाइड खाकी फैब्रिक फॉर इट्स स्टाफ, जिससे कि जो कलर वेरिएशन है यूनिफॉर्म में उसको वो समाप्त कर सके और पूरे महाराष्ट्र में पुलिस की जो यूनिफॉर्म है वो सेम कलर में आ सके. ठीक. Now members of the force buying khaki clothes on their own led to inconsistencies in the shade of the uniform. जो मेंबर्स होते हैं फोर्स के वो खुद ही खाकी कपड़ा खरीदते, तो खुद ही जब खाकी कपड़ा खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं शेड में डिफरेंस आ जाता है. इसी चीज को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र पुलिस ने ये स्टेप लिया था. फिर हम देखते हैं कि अक्टूबर 2018 में जो कर्नाटक पुलिस है announced that the women personnel would no longer wear khaki साड़ी. वो खाकी साड़ी नहीं पहनेंगी, rather a khaki shirt and a trouser while on duty. And this would make it easier for police women to do their job and improve their effectiveness in dealing with crime. तो वो खाकी साड़ी ना पहन करके बल्कि क्या पहनेंगी, खाकी शर्ट और एक ट्राउजर पहनेंगी जब वो अपने ड्यूटी पर होंगी. फिर आप देखेंगे इन फरवरी दिस ईयर द महाराष्ट्र डीजीपी इशूड अ सर्कुलर. डीजीपी साहब ने महाराष्ट्र के एक सर्कुलर इशू किया डिसकंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग अ ट्यूनिक यूनिफॉर्म. जहां पर ट्यूनिक यूनिफॉर्म को पहनने पर रोक लगा दी गई, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया. फॉर द रैंक्स फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम द रैंक ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर टू डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. पुलिस सब इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक, एसआई से लेके डीएसपी तक कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्यूनिक यूनिफॉर्म पहनने से मना कर दिया गया. अ ट्यूनिक यूनिफॉर्म इज अ ब्रिटिश एरा ओवरकोट वॉर्न ओवर द ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म बाय द पुलिस फोर्स. ये जो ट्यूनिक यूनिफॉर्म है एक्चुअली में ब्रिटिश एरा की याद दिलाती है. एंड इट वाज डिसकंटिन्यूड बिकॉज पर्सनल्स हैड कंप्लेन्ड दैट इट वाज अनकंफर्टेबल इन हॉट सीजन. ये हॉट सीजन में बहुत ही अनकंफर्टेबल है और ब्रिटिश काल से चलती चली आ रही, इसी वजह से इसको रोक दिया गया कि अब महाराष्ट्र में पुलिस जो है वो ट्यूनिक यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी. तो वन नेशन वन यूनिफॉर्म एक्चुअली में पूरे भारतवर्ष में जो भी पुलिस यूनिफॉर्म के बीच में जो भी शेड को लेके या थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएशन है कलर को लेके, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, उसको समाप्त करने के लिए यूनिफॉर्म पुलिसिंग सिस्टम को लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्यों से ये रिक्वेस्ट किया. दैट इज नोन एज वन नेशन वन यूनिफॉर्म पॉलिसी. ओके. Now moving to the third news that is related to uniform civil code. अभी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि गुजरात सरकार जो है कमेटी का गठन करेगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगा. अब ये हम लोग का थर्ड टॉपिक है. देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कई बार इस पर कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार केंद्र से कहा, लेकिन अभी तक हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया. तो देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है. नाउ गुजरात इज द सेकंड बीजेपी रूल्ड स्टेट आफ्टर उत्तराखंड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड. उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कमेटी बनाई थी, अब गुजरात एक कमेटी बनाने जा रहा है जो कि सेकंड बीजेपी रूल्ड स्टेट होगा. The Chief Minister of Himachal Pradesh and Assam also ruled by BJP to have backed the Uniform Civil Code proposal. ठीक. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहुत बार डिस्कशन होता है और प्रेजेंट गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना चाहती है. अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है. देखिए हमारे देश में जो लॉज हैं, जो हमारे देश में कानून है, तो कानून को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. एक हमारे देश में सिविल लॉज होता है, एक हमारे देश में क्रिमिनल लॉ होता है. ये जो सिविल लॉ है, जो क्रिमिनल लॉ है, अब ये क्या होता है. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने चोरी कर ली, मर्डर कर लिया, किडनैपिंग हो गई, तो इसके ऊपर जब केस होगा, जब एफआईआर होगी, तो ये सारा मैटर रिलेटेड है किससे, आपराधिक मुकदमे से, क्रिमिनल से. लेकिन जो जमीन जायदाद, शादी ब्याह, डाइवोर्स का, बच्चा गोद लेने का, ये सारे जो मैटर्स होते हैं
एडॉप्शन वगैरह का, इनहेरिटेंस वगैरह का, ये सब किसमें आता है? ये सब सिविल में आता है। अब हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉज हैं वो तो यूनिफॉर्म है। वो यूनिफॉर्म का मतलब होते हैं कि चाहे ये क्रिमिनल किसी भी धर्म का हो, चाहे ये क्रिमिनल हिंदू हो, चाहे ये क्रिमिनल मुस्लिम हो, चाहे ये क्रिमिनल सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी, हूसोएवर ही इज, जिसने कोई भी अपराध किया है उसके ऊपर उसी आईपीसी धारा के तहत एफआईआर होगी। सबके ऊपर एक जैसा कानून लगता है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन जब हम आ जाते हैं सिविल मैटर्स पर, सिविल कानून पर, तो आप देखेंगे धर्म के आधार पर भेदभाव है। मींस हिंदू पर्सनल लॉ अपना अलग है, हिंदू कोड अलग चलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग चलता है। तो अलग अलग धर्म को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं सिविल मैटर्स में डील करने के लिए। अब इसी चीज को हमें खत्म करना है। गवर्नमेंट कहती है कि भारत एक है और देश एक है, तो यहाँ पर वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। धर्म के आधार पर सिविल मैटर्स में कोई भेदभाव या कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। क्रिमिनल लॉज एक है तो सिविल लॉज भी एक होने चाहिए। तो देखिए, a uniform civil code here refers to a single law applicable to all citizens of India in their personal matters such as marriage, divorce, custody, adoption, inheritance। जो भी हमारे देश के सिटीजन्स हैं उनके ऊपर एक सिंगल लॉ होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए इन देयर पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर जैसे मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस। अभी क्या होता है, अभी अलग अलग धर्म में अलग अलग नियम है। शादी करने का नियम अलग है, डाइवोर्स लेने का नियम अलग है, जमीन जायदाद का जब बंटवारा होता है, उसका जब इनहेरिटेंस होता है, सक्सेशन होता है, उसके भी नियम अलग है। यही सारे नियम को हमें खत्म कर देना है और खत्म करके हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया प्रपोजेस टू रिप्लेस द पर्सनल लॉज, जो अलग अलग पर्सनल लॉज है उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड द कस्टम ऑफ ईच मेजर रिलीजियस कम्युनिटी इन द कंट्री विद अ कॉमन सेट गवर्निंग एवरी सिटीजन। जो भी धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, कस्टम के आधार पर, स्क्रिप्चर्स के आधार पर पर्सनल लॉज हैं उन्हें खत्म किया जाए और हर एक नागरिक के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। Now, uniform civil code is based on the premise that there is no connection between religion and law in modern civilization. Uniform civil code इस पर बेस्ड है कि आधुनिक सभ्यता में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। Now, Goa is the first and the only state in India to have uniform civil code. हमारे देश में गोवा ही एक राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है। Now, the Portuguese Civil Code of 1867, which continues to be implemented after India annexed the territory in 1961, applies to all Goans, irrespective of their religious or ethnic community. जितने भी गोवा के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो पोर्चुगीज सिविल कोड है 1867 का, वो अप्लाई होता है 1961 के बाद से। फिर चाहे उनका कोई भी धर्म हो, चाहे वो किसी भी एथनिक कम्युनिटी से आते हो। It doesn't matter whether you are Hindu, Muslim or Christian. If you are a Goan domicile, the same set of civil laws will apply to you. इससे कोई फर्क नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। अगर आप गोवा के हैं, गोवा के डोमिसाइल हैं, तो आपके ऊपर एक जैसा सिविल लॉ अप्लाई होगा। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब इस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है, जहां पर कहा गया है दैट द स्टेट शैल endeavor to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. जो सरकार है वो एफर्ट बनाएगी, एफर्ट करेगी कि वो अपने नागरिकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री दे सके। However, the government since independence have allowed respective religion based civil code to respect the diversity in India. क्योंकि भारत में इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इतने धर्म के लोग हैं, इतने एथनिक कम्युनिटीज, इतनी मान्यताएं हैं, इतने रिचुअल्स हैं, इतने कस्टम्स हैं। इन डाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए आजादी के बाद गवर्नमेंट ने रिलीजन बेस्ड सिविल कोड को उन्होंने अलाउ किया। अब रह रह करके इसी को खत्म करने की बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहा गया। अब आप देखेंगे आर्टिकल 44 में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया है, ना कि कॉमन वर्ड, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है वन एंड द सेम
इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, वन एंड द सेम इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब होता है द सेम इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस होंगे या सिमिलर कंडीशन होगी, एक जैसी कंडीशन जो होगी उसमें सब बराबर होंगे। डिफरेंट पीपुल मे नॉट हैव डिफरेंट लॉस, अलग अलग लोगों का, अब डिफरेंट पीपुल मे हैव डिफरेंट लॉस बट लॉ विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप शुड बी यूनिफॉर्म। मतलब जो अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट पीपुल, अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग कानून को हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए कानून अलग अलग नहीं हो सकता, शुड हैव यूनिफॉर्म। Such a classification is permissible even under the dignity of equality under Article 14। अनुच्छेद 14 को भी जब एक्सप्लेन किया जाता है तो बहुत हद तक इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि एक ग्रुप के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब दो ग्रुप हैं अगर, और ये दोनों ग्रुप्स जो है वो इनइक्वल हैं अगर, तब यहां डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन दो ग्रुपों के बीच में दिया जा सकता है कि एक ग्रुप है जो बहुत एलीट है, बहुत पावरफुल है, मतलब रिसोर्सफुल है, और दूसरा है जो रिसोर्सलेस है। तो ये जो अंतर है संसाधनों का, इसे दूर करने के लिए हम बिल्कुल इनकी हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर सकती है। ये दो ग्रुपों के बीच का अंतर है, लेकिन क्या विद इन अ ग्रुप हो सकता है? तो विद इन अ ग्रुप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। क्लियर? नाउ सिविल मींस matters where personal rights are in question। तो सिविल का मतलब क्या होता है? ऐसे मैटर्स जहां पर्सनल राइट क्वेश्चन में होते हैं, such as contract, sale and purchase of goods and services or properties। Even code does not necessarily mean one single law in every circumstances। It may mean either one enactment such as in Indian Penal Code or Hindu Code Bill that includes 3 different acts। Now, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जज, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट्स का क्या कहना है, जुडिशरी का क्या कहना है? तो नंबर ऑफ टाइम्स आप देखेंगे जुडिशरी ने गवर्नमेंट को इस बात को लेके डायरेक्ट किया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करना शुरू करिए, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करिए। और इससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शाबानो केस, जहां पर शाबानो केस में एक 73 ईयर ओल्ड वुमेन को 3 बार तलाक दे करके उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया। अब उसने अपने मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी, केस किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिलीफ देते हुए मेंटेनेंस का अधिकार दिया कि उसके हस्बैंड को लाइफ टाइम तक या टिल शी इज रीमैरिड मेंटेनेंस देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। लेकिन अब जब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में अलाउड नहीं है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है कि मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स वाज टू बी पेड ओनली टिल द पीरियड ऑफ इद्दत, दैट इज 3 लूनर मंथ्स, रफली 90 डेज। मतलब मेंटेनेंस जो है वो 90 दिनों तक दिया जाएगा। ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन अब अगर शाबानो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी तो उसको 90 दिन तक ही खाली मेंटेनेंस मिलेगा। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को ओवररूल करते हुए उसे मेंटेनेंस का अधिकार दिया और उसको लाइफ टाइम तक मेंटेनेंस देने की बात कही कि उसको आप मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड ने बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में उसे मेंटेनेंस देने की परमिशन नहीं है। हस्बैंड ने जब डाइवोर्स दिया तो हस्बैंड सेड दैट मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा मेंटेनेंस की बात नहीं कही गई। Now she demanded living allowances, whereby husband refused, saying that he had fulfilled his all obligations under Islamic law। क्योंकि इस्लामिक कानून के तहत उसने सारे अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए हैं, तो अब उसे उसको मेंटेनेंस देने का कोई कर्तव्य नहीं बनता। और क्योंकि उसके ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अप्लाई होता है, इसलिए उसको ये रिलीफ मिलनी चाहिए उसके हस्बैंड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शाबानो केस में शाबानो के फेवर में फैसला सुनाया और उसको हर महीने मेंटेनेंस देने को कहा। अब इसको लेके इशू क्रिएट हो गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान तो
आर्टिकल 29 और 30 के तहत और 25 से 28 के तहत आपको धर्म की स्वतंत्रता देती है, और जो हमारे देश में अल्पसंख्यक है उन्हें अपने अकॉर्डिंग अपने धर्म को प्रोपोगेट करने का, अपने धर्म को चलाने का, अपने इश्यूज को देखने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। अब इस पर बहस शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है कि नहीं दे सकता। उस समय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की सरकार, उसने इसको चेंज करने के लिए इस जजमेंट को, द गवर्नमेंट ऑफ द डे ओवरटर्न्ड द जजमेंट बाय पासिंग मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास किया, एंड द लॉ सेड दैट द मेंटेनेंस पीरियड कैन ओनली बी मेड लायबल फॉर द इद्दत पीरियड। और ये कहा गया कि ये जो मेंटेनेंस पीरियड है वो केवल लायबल होगा इद्दत पीरियड तक, मतलब 90 डेज तक। क्लियर? अब ये लड़ाई शुरू हो गई। और द न्यू लॉ सेड दैट इफ द वुमन वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर हरसेल्फ, द मैजिस्ट्रेट हैड द पावर टू डायरेक्ट वक्फ बोर्ड फॉर प्रोवाइडिंग द एग्रीवीड वुमन मींस ऑफ सस्टेनेंस एंड हर डिपेंडेंट चिल्ड्रन टू। और जो कानून पास किया संसद ने, उसमें मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वो वक्फ बोर्ड को आदेश दे कि वो उस महिला की सहायता करे, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अलग चलता है और जो हिंदू पर्सनल लॉ है वो अलग चलता है। तो यही सब चीजों को समाप्त करने की जब हम बात करते हैं तब हम उसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस चला, दैट इज सरला मुदगल केस। अब सरला मुदगल केस में क्या हुआ कि एक हिंदू हस्बैंड था, उसने शादी की और उसने इस्लाम धर्म को एम्ब्रेस करते हुए उसने फिर शादी कर ली। अब इसको लेकर के मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया कि क्या कोई व्यक्ति जो हिंदू धर्म में रहा, हिंदू हस्बैंड है, उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, बाद में उसने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपनी दूसरी शादी कर ली, और इस्लाम धर्म में आपको दूसरी शादी करने की परमिशन अलाउड है। अब मैटर जब कोर्ट में गया, अब मैटर कोर्ट में जब गया तो कोर्ट ने कहा दैट द कोर्ट हेल्ड दैट द हिंदू मैरिज सोलमनाइज्ड अंडर हिंदू लॉ कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के ही तहत हिंदू शादी विवाह जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। मतलब आप धर्म बदल के कन्वर्जन टू इस्लाम एंड मैरिंग अगेन वुड नॉट बाय इटसेल्फ डिसॉल्व द हिंदू मैरिज। मतलब अगर आपने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है और कल को आप इस्लाम धर्म कबूल लेते हैं, तो आपकी जो लास्ट मैरिज है, जो पास्ट मैरिज है, पहली जो शादी है, वो डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो मैरिज डिसॉल्व होगी केवल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से ही। इसीलिए वो जो शादी की लड़के ने, उस शादी को कोर्ट ने गलत ठहरा दिया। फिर यहां तक तो ये सरला मुदगल केस बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसी से रिलेटेड एक और केस आया था, दैट इज योर केस ऑफ अ केरला प्रीस्ट दैट इज जॉन वेलनमट्टन केस। अब यहाँ पे ये जो जॉन वेलनमट्टन थे, ये एक प्रीस्ट थे केरला के, और इन्होंने कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट पर क्वेश्चन मार्क लगाया कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसकी जो धारा है 118, वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन नॉन हिंदूज इन इंडिया। ये नॉन हिंदूज के ऊपर अप्लाई होती है। और कहा गया कि ये जो धारा है ये एक्चुअली में क्रिश्चियन के अगेंस्ट जाती है, एज इट इम्पोजेस unreasonable restrictions on their donation of property for religious और charitable purposes by will। कि वे अगर अपनी इच्छा से चैरिटी के पर्पस के लिए या धार्मिक इश्यूज के लिए अपनी प्रॉपर्टीज को डोनेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ये सेक्शन 118। बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यही जो डिस्प्यूट्स उठते हैं अलग अलग धर्म से रिलेटेड, अलग अलग बातों को लेकर के, कानून को लेकर, जब वो सिविल मैटर पे आता है, क्रिमिनल मैटर में तो कोई इशू ही नहीं आता कि मैं हिंदू हूं तो मेरे पर ये कानून अप्लाई होगा, या मैं मुस्लिम हूं तो मेरे पर ये कानून अप्लाई होगा। सिविल मैटर में इश्यूज आ जाते हैं। अब इसी को हमें खत्म करना है, इसी को हमें समाप्त करना है। इसी को खत्म करने के लिए जो कानून की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है वही यूनिफॉर्म सिविल कोड है।
अब जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं दैट इंडिया शुड फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो क्या तर्क देते हैं, क्या लॉजिक देते हैं दैट व्हाई यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। तो उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर भारत में लागू हो जाएगा तो इट विल प्रमोट द रियल सेकुलरिज्म। जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, जो धर्म के आधार पर राजनीति होती है, खत्म हो जाएगी और यही जो है रियल सेकुलरिज्म होगा। और रियल सेकुलरिज्म का मतलब ही यही है कि राज्य जो धर्म के मैटर में दखल नहीं देगा। राज्य अलग है, धर्म अलग है, रिलीजन एक पर्सनल इशू हो गया, एक इंडिविजुअल इशू हो गया। लेकिन आज जो धर्म के नाम पर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारे देश में अपीसमेंट की पॉलिसी चलती है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून बन जाते हैं। अब ये खत्म हो जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो रियल सेकुलरिज्म इंडिया में प्रमोट होगा। नाउ दिस विल बी अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉज। जो हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों से रिलेटेड कानून है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे क्योंकि सभी के ऊपर एक ही जैसा कानून लगेगा। इट विल प्रमोट इक्वालिटी, ये समानता स्थापित करेगा, नेशनल इंटीग्रिटी लाएगा, जेंडर जस्टिस लाएगा। जो महिलाओं को वंचित किया जाता है, जो लड़कियों के अधिकारों को दबाया जाता है, वो खत्म हो जाएगा। जेंडर जस्टिस प्रमोट होगा, महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह में उनकी भी बात सुनी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर जस्टिस को प्रमोट करेगा। एंड इट विल बी अ रिफॉर्मेटिव एंड अलाइड विद कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज। ये हमारे देश में एक सुधार होगा और संविधान के विचारों को, संविधान के थॉट्स को इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि आर्टिकल 44 में ऑलरेडी कहा गया है। इट विल रिड्यूस बर्डन ऑन जुडिशरी। न्यायपालिका के ऊपर जो बर्डन पड़ता है, जो धर्म से रिलेटेड मैटर्स कोर्ट में जाते हैं वो नहीं जाएंगे, तो न्यायपालिका के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। एंड इट इज अ साइन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन। आधुनिक राष्ट्र, प्रगतिशील राष्ट्र की यह पहचान है कि उस राष्ट्र में एक जैसा कानून होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो। अब जो लोग इसका विरोध करते हैं वो किस बात को लेकर विरोध करते हैं, तो उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारत की डायवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके अधिकार वायलेट हो जाएंगे, तो जो हमारी डायवर्सिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। ये धर्म की स्वतंत्रता को वायलेट करेगा, उसको डायल्यूट करेगा, क्योंकि आप आर्टिकल 25 से 28 तक आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और 29 और 30 में माइनॉरिटीज को अधिकार है, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ रिलीजन समाप्त हो जाएगा भारत में। इट विल बी यूज एज अ टूल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। जो हमारे देश में बहुसंख्यक है उनका अधिकार बढ़ जाएगा, तो बहुसंख्यकवाद बढ़ जाएगा, और जो अल्पसंख्यक है उनको दबाया जाएगा, उनके अधिकारों को वायलेट किया जाएगा। And this matter is very sensitive and it's a tough task to implement in a country like India, जहां धर्म को लेके इतनी राजनीति होती है और पॉलिटिक्स में धर्म जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश में। तो ये भारत के लिए बड़ा सेंसिटिव और टफ टास्क है, इसीलिए इसको इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा विरोधी जो अपोज करते हैं वो बात कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपके सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन या कोई भी क्वेश्चन है उसको आप वहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, वहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कुछ टॉपिक्स के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।